मैंने नोट्स नहीं भेजे आज। मैं ना ये वाला क्वेश्चन करवा के आगे कंटिन्यू करवा के सभी का इकट्ठे भेज दूंगी नोट्स, ठीक है। हमें ना स्टूडेंट की कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो बेसिकली हम स्टूडेंट से पूछेंगे और इसमें फीड कराएंगे। स्क्रीन शेयर कर दिए नहीं, ठीक है। क्या चीजें होनी चाहिए सबसे पहले हमें स्टूडेंट, अब मुझे ना किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछो, आपस में डिस्कशन नहीं करनी। ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये हमने स्टूडेंट से पूछनी है कि उसका नाम क्या है, उसकी रोल नंबर, कोर्स डिपार्टमेंट और उसकी टोटल फीस। हमें पता है कि हर कोर्स की कितनी टोटल फीस है, पर उसने कितनी फीस पे करी है वो हमें स्टूडेंट से पूछना है, ठीक है जी। अब अगर देखो हमारे पास सिचुएशन क्या है, इफ अगर स्टूडेंट की सारी फीस पेड है, उस केस में हमने उसके लिए एक लाइब्रेरी कार्ड जनरेट करना है। और वो लाइब्रेरी कार्ड कैसा सा होना चाहिए, एक मिनट दीजिए मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ। ये रहा। बिल्कुल इसी के सिमिलरली हमारे पास क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी कार्ड हमें दिखाई देना चाहिए। अगर स्टूडेंट की सारी फीस पेड है तो जिस फॉर्मेट में यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं, सिर्फ ये पार्ट को छोड़ के बाकी ये पूरा का पूरा हमने पूरा उसको लाइब्रेरी कार्ड जनरेट करके देना है। दूसरी सिचुएशन क्या आती है, इफ फीस इज पेंडिंग। अगर फीस हमारी पेंडिंग हुई तो उस केस में जो हमें आउटपुट चाहिए वो कैसी है, वो भी यहीं से आपको दिखा देती हूँ। दिस वन। अरे पेंडिंग फीस के केस में हमारे पास ये आउटपुट आनी चाहिए जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है जी, हो जाएगा। हमें क्या करना है, ये सारी चीजें यूजर से इनपुट करानी है।
सिर्फ इस वाली को छोड़ के। ये हमें खुद से पता होगा कि सपोज बीटेक है, बीटेक की जो फीस है सेमेस्टर वाइज दैट इज 60,000। तो हमें सिर्फ स्टूडेंट से ये पूछना है कि उसने कितनी फीस पे करी है। देखो जब ये चीज एक्चुअल में करी जाएगी ना, तब तो हम स्टूडेंट से नहीं पूछेंगे कितनी फीस पे करी है। तब तो एक्चुअली एक डेटाबेस होगा कॉलेज का जिसके अंदर स्टूडेंट की वो डिटेल स्टोर होगी कि उसका कौन सा कोर्स है, ये सारा कुछ है। पर क्योंकि अभी हमारे पास वैसा सा कुछ भी सिस्टम नहीं है, दैट इज वाई हमें सारी चीजें खुद ही करनी पड़ेंगी। बस इस इतनी चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमारे स्टूडेंट की टोटल फीस पेड हुई सारी की सारी, तो ये आउटपुट चाहिए। और अगर कुछ भी फीस अनपेड हुई तो हमें ये आउटपुट चाहिए। और ये सारी चीजें किसी ने खुद नहीं डिफाइन करनी है, ये यूजर से पूछ स्टूडेंट से पूछनी है। उसका नाम, रोल नंबर, कोर्स, डिपार्टमेंट, कितनी फीस उसने पे करी है। ठीक है जी। ये टोटल फीस खुद से डिसाइड करनी है, खुद से सेट करनी है। ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा या मैं करवा दूं एक क्वेश्चन। चलो ठीक है, मैं आपको ना ये 50 तक का टाइम दे रही हूँ, 8 मिनट। बस आप शुरू करो, अगर आपको लगता है कि पॉसिबल है होना तो फिर ठीक है, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, फिर मैं करवा दूँ। ठीक है। और देखो अगर मुझे आपकी मर्जी की आउटपुट चाहिए होती कि लिख दो यस नो ट्रू फॉल्स पॉसिबल नॉट पॉसिबल, तो मैं आपको बोल देती खुद की मर्जी से कुछ कर दो। पर मुझे आउटपुट एग्जैक्टली यही चाहिए, मतलब आउटपुट ऐसी सी ही होनी चाहिए, कुछ भी नहीं करके ले आना। और सभी ने करना है। 5 मिनट बाद मैं देखने आऊंगी या पूछूंगी, ये नहीं होना चाहिए स्टार्ट करा है, कर रहे हैं, हो रहा है, पिछला नोट कर रहे थे, ये क्वेश्चन लिखा है, ऐसे जवाब नहीं चाहिए मुझे। करो स्टार्ट। हम्म। हाँ जी, दोनों करने हैं।
सरप्रीत की क्लास ज्वाइन कर लो, उसकी कॉल आई। रिक्वेस्ट ही नहीं आई मुझे। हाँ जी, हो जाएगा। देखो क्या कर रहे हैं सब, दिखाओ जी सब। गलत कर रहे हो सारा कुछ, जो सही कर रहे हो ना वो क्या है, सिर्फ ये है। हाँ जी, गलत। हाँ जी, गलत। सभी गलत कर रहे हैं, बस 3 स्टूडेंट्स को छोड़ के। मैंने क्या बोला कि हमें सबसे पहले यूजर से पूछना है, स्टूडेंट से पूछना है उसका नाम, रोल नंबर, कोर्स एंड डिपार्टमेंट। तो व्हेनेवर हमें यूजर इनपुट चाहिए होती है, क्या करा जाता है? यूजर इनपुट के लिए क्या लगाया जाता है? इनपुट फंक्शन। किसने लगाया इनपुट फंक्शन? कहाँ लगाया हुआ है? प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है सीधी सीधी। प्रिंट तो बाद में करना है ना, एंड में। ये प्रिंट तो पहले चाहिए ही नहीं, कुछ प्रिंट कराना ही नहीं है। सबसे पहले तो हमें इनपुट लेनी है, यूज स्टूडेंट से उसका नाम, रोल नंबर, कोर्स पूछना है। तो वो कैसे पूछा जाए? खुद से वैल्यू थोड़ी ना उधर प्रोवाइड करनी है। सबसे पहला काम इनपुट लेना होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव मेंशन्ड देयर। और इनपुट फंक्शन लगाने का एक तरीका होता है, उधर हमने वो मैसेज लिखना होता है, द मैसेज फॉर द इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू गेट। अगर मुझे नेम चाहिए स्टूडेंट से, मैं नेम नाम का वेरिएबल बनाऊंगी, यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगाया जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा एंटर स्टूडेंट नेम। ये करना है पहले। फिर उसका रोल नंबर चाहिए। ये टोटल फीस यहीं से सेट कर देते हैं कि हमें टोटल फीस कितनी चाहिए। मैम मैंने आपको भेजा, एक बार चेक कर लो। ठीक है जी, सही कर रहे हैं। तो टोटल फीस सपोज मैंने सेट कर दी 65,000। ये खुद से सेट करने को बोला था, ये यूजर से इंफॉर्मेशन नहीं लेनी थी। फीस पेड लेनी थी कि कितनी फीस उसने पे कर रखी है। ये करने के बाद
अब कंडीशनल स्टेटमेंट लगनी थी कि अगर तो उसने सारी की सारी फीस पे कर रखी है देन ओनली उसका लाइब्रेरी कार्ड जनरेट होगा, देन हमें ऐसी सी आउटपुट चाहिए होगी। और अगर उसने फीस पे नहीं करी है देन आउटपुट में हमें ये दिखाना है। ये करना था यार, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं था। हर चीज को करने के कुछ स्टेप्स होते हैं ना, एंड वो स्टेप्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड थे कि सबसे पहले ये इनपुट कराओ, देन ये कंडीशन चेक करो कि अगर कंप्लीट फीस पे करी है देन ये आउटपुट चाहिए, अदरवाइज वो चाहिए। अगर मुझे कहोगे मैं यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस करवा दूंगी आपको, पर फिर आप वही 1000 तक ही लिमिटेड रह जाओगे। कल को आपको कोई खुद करना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा अगर आप खुद ट्राई नहीं करोगे। तो अभी तो मैंने ऐसा कुछ रैंडमली सिर्फ बोल भी नहीं दिया था आपको, सारे स्टेप्स बताए थे कि क्या क्या करना है, यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी है। अब ये मैंने इनफ बार समझा दिया है, यूजर से इंफॉर्मेशन इनपुट फंक्शन से ली जाती है। कल हमने कितने इफ एल्स के क्वेश्चन करे, 2-3 तो करे ही होंगे ना, सिंपल सिंपल। तो इसमें भी कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। बस क्योंकि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट से हमें ज्यादा कुछ दिखाना है, दैट डजंट मीन कि ये कॉम्प्लेक्स बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे मल्टीपल चीजों से मल्टीपल चीजों की इनपुट लेनी है, दैट डजंट मीन कि बहुत कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन। है तो इनपुट फंक्शन ही है, कहीं किसी क्वेश्चन में एक बार लग रहा है, किसी क्वेश्चन में 10 बार लग रहा है। ये सारी इनपुट लेने के बाद आगे देखो क्या करना है। पहले क्वेश्चन समझ लो, नोट करने का भी टाइम दूंगी। अब हमें चेक करना है कि अगर हमारी जो फीस पे करी गई है इट इज इक्वल टू टोटल फीस, मतलब हमारे पास कोई भी ड्यू अमाउंट नहीं है। अगर फीस सारी की सारी पे कर दी गई है उस केस में लाइब्रेरी कार्ड जनरेट होना चाहिए। तो दैट इज वाई उस केस में हमें ये आउटपुट चाहिए सेम एज इट इज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रिंट कराना है ये। इसके अंदर लिखा होना चाहिए कॉलेज लाइब्रेरी कार्ड। फिर से इसके बाद भी ये लाइन सी प्रिंट होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट की सारी डिटेल्स। अब क्योंकि जो डिटेल्स है उधर हमें वेरिएबल्स भी लिखने हैं, टेक्स्ट भी लिखना है, तो दैट इज वाई मैं एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना रही हूँ। ठीक है, ये भी मैंने बताया हुआ है, तो आई होप आप लोगों को याद होगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहली लाइन में लिखना है स्टूडेंट नेम, और इसके सामने जो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर इनपुट वैल्यू आई होगी। फिर लिखना है रोल नंबर, इसके बाद जो रोल नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई होगी वो डिस्प्ले करानी। फिर लिखना है कोर्स, देन डिपार्टमेंट, सेमेस्टर नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं। ये सारी डिटेल लिखने के बाद फिर हमें प्रिंट कराना है लाइब्रेरी एक्सेस अप्रूव्ड। इसके बाद लास्ट में लिखना है हैप्पी रीडिंग, एंड लास्ट में फिर से यही चीज प्रिंट करानी है, तो इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया जी, ये इस वाला पार्ट हो गया। अगर फीस सारी की सारी क्लियर्ड होगी तो हमें ये आउटपुट चाहिए, और अगर फीस क्लियर्ड नहीं हुई तो ये आउटपुट चाहिए। दैट इज वाई यहाँ पे मैं एल्स पार्ट में एल्स पार्ट बना रही हूँ,
उस एल्स पार्ट में लिख रही हूँ कि सबसे पहले तो हमें, मैं दोबारा लिखने की बजाय इसी को कॉपी करके चेंज कर लेती हूँ। हेडिंग में कॉलेज लाइब्रेरी कार्ड की जगह हमें चाहिए लाइब्रेरी कार्ड नॉट जनरेटेड। तो लाइब्रेरी कार्ड इधर आ जाएगा नॉट जनरेटेड। उसके बाद फिर हमें लिखना है स्टूडेंट नेम, फिर लिखना है उसका रीजन, पेंडिंग कॉलेज फीस। इसके बाद हमें एक्चुअल कितनी पेंडिंग है वो भी लिखनी है। वो कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल फीस माइनस पेंडिंग कॉलेज फीस। उसके बाद जो भी ये लाइन लिख रखी है कि प्लीज ये करना था। एंड आई डोंट थिंक कि ये चीज बहुत मुश्किल थी। तो देखो अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, और क्या कर दिया मैंने, इंडेंटेशन गलत, कौन सी लाइन पे? वो नेम का जो ब्रैकेट है ना वहाँ पे कहाँ पे का दिक्कत है? ये नहीं, किसी और अन्य इंडेंटेशन की भी प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट वाली लाइन में हाँ ये यहाँ पे है इंडेंटेशन। सब लास्ट लाइन में है। अरे कितनी गलतियां कर दी। सही पेंडिंग कॉलेज फीस यहाँ पे कॉमन ही लगाया। हाँ जी, कौन सी सर? ये लो जी। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट का नेम एंटर करा, रोल नंबर, अमाउंट ऑफ फीस पेड 65,000 टोटल फीस है। सपोज सारी की सारी फीस ही पे कर दी है, ठीक है। टोटल फीस जब सही एंटर हो गई तो उस केस में देखो हमारे पास क्या, अरे यार कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, ये देखो इधर ना अंडरस्कोर यूज होना था एंड फीस का टोटल फीस, एक मिनट, अब कहाँ गलती आ गई? पेंडिंग कॉलेज फीस, टोटल फीस, टोटल अंडरस्कोर फीस माइनस, अच्छा इसको इंटीजर में नहीं कन्वर्ट करा ना हमने, दैट इज स्ट्रेट है टीचर में कन्वर्ट। यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज वाई इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। अरे क्या कर रही हूँ, आई रहने दी अब इनपुट की।
सारी फीस पेड है तो लाइब्रेरी कार्ड जनरेट हो गया, ठीक है। और अगर सारी फीस ना पे होती, उस केस में हमारे पास क्या हो जाता, लाइब्रेरी कार्ड नॉट जनरेटेड आ जाता। टोटल फीस हमारे पास 65,000 है, सपोज यहाँ पे पेड अमाउंट सिर्फ 23,400 है, उस केस में आ गया लाइब्रेरी कार्ड नॉट जनरेटेड, ठीक है। ये कोड लिखना था, बस प्रिंट को ऐसा ऐसा बनाना था। इसको सभी नोट करो, फिर इसको और इम्प्रूव करके दिखाती हूँ कि इसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं। मैम मैंने व्हाट्सएप पे शेयर करा, एक बार वो कोड चेक कर देगा। हाँ जी, चेक कर लेती हूँ। ठीक है जी। मैम मेरा भी चेक कर लो, मैंने आपको भेजा है। कर लिया मैंने, जिसने भी एक इंडेंटेशन एरर का आज का ये भेजा हुआ, ये जो एरर वाली लाइन भेजी हुई यस है, मैम। हो गया ठीक है। नो मैम। एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं देते हैं, आपने एल्स में कंडीशन दी हुई है। ओके मैम, ओके मैम, ओके। करो ये नोट, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है हमें। कर लिया जी नोट। आपको लैब 3 में शिफ्ट होना पड़ेगा, सर के बच्चे ज्यादा है ना, तो डेली बस लैब 1 में ही लगती थी सर की, तो आप 5 मिनट लगे। ठीक है, कर लेती हूँ। यहाँ पे नोट करके ना लैब 3 में चले जाओ सारे, ये जिसका नोट हो गया वो चला जाए। अरे
इधर हो जाओ तो गेस्ट टीचर है इधर पे? उधर तक क्यों जाने क्लासेस जा रहे हैं? पता नहीं मैम ये भी चलता है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि इधर किसी सिस्टम पे जो फीचर नहीं होगा। ये वाला सिस्टम चल रहा है लास्ट वाला, इस पे आप गूगल क्लाउड पे काम कर लो। ऑनलाइन ऐसा ही वो टूल होता है, ऑनलाइन चलता है गूगल क्लाउड, उस पे कर ले, वो लास्ट वाले सिस्टम पे बैठा करें जी। अगली चीज बताऊं आगे क्या करना है हमें। देखो जी क्या होता है, अब जैसे यही काम होता है इधर, यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ। देखो मैं यहाँ पे जो भी वैल्यूज इनपुट करा रही हूँ ना, वो मेरे पास यहीं पे रह रही है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इसी बंद है क्या? जैसे यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं, अगर मैंने इनपुट फंक्शन लगाया है और मुझे बाद में उसको प्रिंट भी कराना है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है ना, कि जो हमने इनपुट में वैल्यू मांगी है, इनपुट के अंदर जब भी मैं कोई वैल्यू एंटर करूंगी, तो मेरे पास वो इनपुट वाला पार्ट भी रह जाएगा एंड ये जो हमने खुद से प्रिंट कराया ये भी रह जाएगा। पर एक्चुअल में रियल लाइफ एप्लीकेशंस में ऐसा नहीं होता है ना, कि आपसे फोन का पिन मांगा गया है और वहां पे पिन डिस्प्ले हो रहा है, दिखाई दे रहा है, आपसे एटीएम की पिन मांगी गई है, वहां पे दिखाई दे रही है, वो ऐसा नहीं होता ना। उस वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट जो भी आपकी कैलकुलेशन होनी है, जो भी आपका डिसीजन ले होगा, वो फाइनली यहाँ पे प्रिंट कराया जाता है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि दोनों केसेस में, चाहे लाइब्रेरी कार्ड जनरेट हो रहा है, चाहे लाइब्रेरी कार्ड नहीं जनरेट हो रहा है, फीस पेंडिंग वाली सिचुएशन के बेसिस पे, ये तो अच्छी खासी आउटपुट आ ही रही है, बट ये क्या चीज है, ये इनपुट फंक्शन वाला पार्ट है ना, कि जैसे यहाँ पे इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी आपका वो टेक्स्ट होता है वो भी यहाँ पे दिखाई देता है, जो आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो वो भी यहाँ पे दिखाई देती है ना। पर हमें ये चीज नहीं चाहिए होती है, क्या करनी है हमने ये चीज, हमें तो ये चाहिए ही नहीं है। उस वैल्यू जो हमने गेट कराई है उसको आगे जैसे भी कोड में यूज करना है वो हम खुद से डिसाइड कर लेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये वाला पार्ट क्लियर हो जाए, ऐसा सा कुछ भी दिखाई ना दे, है ना।
जो मैंने यहाँ से यूजर से इनपुट ली थी डिफरेंट डिफरेंट इनपुट फंक्शंस के साथ, ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये क्लियर हो जाए। क्लियर होने के बाद पता चले लाइब्रेरी कार्ड जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो सिर्फ, अगर नहीं हो रहा तो सिर्फ इतनी सी ही आउटपुट आए, अगर हो रहा है तो ये सारी आउटपुट आ जाए। पर पहले ये जो इनपुट फंक्शन के साथ वैल्यूज वगैरह ली थी तो ये हमें दिखाई ना दे। समझ आया? सिर्फ अपनी आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए, चीजों को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ना ही ये हमारी कोई कंपलसरी नीड है। बट आई वांट कि ये जो फालतू चीजें आ रही है इनपुट फंक्शन को यूज करने के बाद, मुझे ये चीजें यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड है। आई वांट टू इरेज देम, आई वांट टू क्लियर देम, सो दैट जो मेरी एक्सपेक्टेड एक्चुअल आउटपुट है, सिर्फ और सिर्फ वो एक्सपेक्टेड एक्चुअल आउटपुट ही आए हमारी स्क्रीन पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो इधर आ रहे हैं मेरे पास, इसको कंसोल बोला जाता है, राइट? यहाँ पे ये है, ये हमारी कंसोल है जहाँ पे हमें आउटपुट दिखाई दे रही है। ठीक है। तो अब देखो क्या होता है ना, पाइथन के बहुत सारे पैकेजेस हैं, पाइथन के बहुत सारे पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज। समझते हो पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज को, कि पैकेजेस क्या होते हैं, लाइब्रेरीज क्या होती है? मैंने आप लोगों को चलो लाइब्रेरीज के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं बताया, पर एक सिंपल सी चीज समझाई थी कि हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाते वक्त उसकी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बनाई जाती है। इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारा इनबिल्ट कोड, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हमें मिल जाते हैं, जो कि मे बी कुछ 10, 15, 20, 30 लाइंस के कोड थे। बट क्योंकि हमें उन चीजों को दोबारा दोबारा, हर प्रोग्रामर को उनकी नीड थी, दैट इज व्हाई उन्होंने उसके फंक्शन बना के रख दिए। हम डायरेक्टली उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि प्रिंट है, जैसे कि इनपुट है। ठीक है। तो देखा गया कि यार ये तो कॉमन चीजें है ना, ये तो हर किसी के लिए रिक्वायर्ड है, देन व्हाई नॉट हम इनको एक ही बार फिक्स करके बना के रख दें, जिसको भी जरूरत होगी वो उनको उठा के यूज कर लेगा। अब हर प्रोग्रामिंग की जो हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है ना, वो उसी के साथ इंस्टॉल हो जाती है, और उसके अंदर, उस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर जो भी फंक्शन या कोड होता है उसको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। एक हमारे पास होते हैं एक्सटर्नल पैकेजेस या लाइब्रेरीज, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज या पैकेजेस। अरे इतनी बुरी हैंड राइटिंग। स्टैंडर्ड के अलावा हमारे पास जो पैकेजेस या लाइब्रेरीज आ जाते हैं उनकी बात कर रही हूँ। अब ये पैकेजेस या लाइब्रेरीज जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये पाइथन का और बहुत सारा कोड कंटेन कर रहे होते हैं, और ये स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अगर आपने पाइथन को यूज करके आगे डेटा एनालिटिक्स करनी है, डेटा के फील्ड में काम करना है, तो उसके लिए कुछ अलग पैकेजेस होंगे। अगर आपने टाइम से रिलेटेड कुछ काम करना है उसके लिए अलग पैकेजेस होंगे। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड कुछ काम करना है उसके लिए अलग पैकेजेस होंगे। तो ऐसे ना बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं। ठीक है जी। तो अब हम पैकेजेस के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से ये जो आउटपुट है हमारी, कोई भी आउटपुट आ रही है, उसको क्लियर करना चाहते हैं ना, तो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कोई भी ऐसा फंक्शन अवेलेबल नहीं होता है जो इसको क्लियर कर सके। ठीक है जी। वैसे नॉर्मली प्रिंट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, ये पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के पार्ट है, दैट इज व्हाई हम इनको डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं। पर अगर मैं ये कंसोल को क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी इतनी आउटपुट क्लियर हो जाए, देन बाकी की चीजें दिखाई दे, तो ऐसा करने के लिए पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कोड नहीं होता है, हमें कोई एक्सटर्नल पैकेज यूज करना पड़ता है। और जब हम एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल करते हैं ना, एनाकोंडा नेविगेटर के साथ बहुत सारे पैकेजेस पाइथन के इंस्टॉल हो जाते हैं। अगर आपने एनाकोंडा नेविगेटर नहीं कर रखा इंस्टॉल, आपने सिंपल पाइथन कर रखी है, आप उस पाइथन को वीएस कोड पे चलाते हो ना, तो उस केस में जैसे हमें प्ले स्टोर पे जाके हम खुद से या प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाके खुद से एप्स इंस्टॉल करते हैं ना, ऐसे ही हमें पिप इंस्टॉलर नाम की एक चीज होती है, उसकी हेल्प से खुद से पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं। हम लिखते हैं पिप इंस्टॉल देन पैकेज का नाम, पर हमने उस चीज को अवॉइड कर दिया हुआ, क्योंकि हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एनाकोंडा नेविगेटर यूज कर रहे हैं। तो एक ना हमारे पास पैकेज होता है
आई पाइथन नाम का, आई पाइथन नाम का पैकेज है, ठीक है। अब पैकेज के अंदर ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स का मतलब क्या है? सिंगल पीवाई फाइल, सिंगल पाइथन फाइल सेव्ड विद डॉट पीवाई एक्सटेंशन, ठीक है। जैसे अभी हम जो जुपिटर नोटबुक से पाइथन की फाइल्स बना रहे हैं वो डॉट IPNY से एमवी से सेव हो रही है, दैट इज बेसिकली पाइथन नोटबुक। नॉर्मली हम पाइथन की फाइल बनाते हैं डॉट पीवाई से सेव होती है। तो ऐसे ही हमारे पास रेडीमेड डॉट पीवाई फाइल्स बन रखी हैं जिनके अंदर बहुत सारा काम का कोड लिखा हुआ है। अब वो कितनी फाइल्स है, कैसे यूज करनी है, ऐसा नहीं है कि हमें एक क्लास में बैठ के वो सारी रटनी पड़ेंगी, नहीं। जैसे जैसे हमें उनकी नीड होती जाएगी मैं आपको क्लास में बताती जाऊंगी कि एक ऐसा सा मॉड्यूल भी अवेलेबल है, ये काम करता है, ठीक है जी। तो इस ये जो हमारे अब देखो मॉड्यूल तो हो गया एक सिंगल डॉट पीवाई फाइल जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। अब ऐसे जब मल्टीपल मॉड्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं ना उसको एक पैकेज बोला जाता है। अब ये आई पाइथन नाम का एक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर एक डिस्प्ले नाम का मॉड्यूल है जो कि बेसिकली स्क्रीन पे या आउटपुट में या कंसोल में क्या डिस्प्ले हो रहा है उस डिस्प्ले को कंट्रोल कर रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो अगर यहाँ पे इंडियन कोई ब्रांड है, उस ब्रांड के बहुत सारे आउटलेट्स हैं और हम क्या कर रहे हैं उन आउटलेट्स पे जाके चीज को खरीद रहे हैं डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका इंडिया में कोई भी आउटलेट नहीं है, हमें उससे चीज परचेज करनी है, ऑब्वियसली हमें इंपोर्ट करानी पड़ेगी वो चीज। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है। अगर तो आपका कोई फंक्शन ऐसा सा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है, हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर हमारा कोई एक्सटर्नल पैकेज का पार्ट है, जैसे ये आई पाइथन, पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ये पैकेज नहीं है, ये एक एक्सटर्नल पैकेज है, ठीक है जी। अब इसके अंदर का कोड हमें यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले अपने कोड के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब ये आई पाइथन के अंदर एक डिस्प्ले नाम का मॉड्यूल है, डिस्प्ले नाम की फाइल है। इस डिस्प्ले के अंदर एक क्लियर आउटपुट नाम का फंक्शन जो है वो पड़ा हुआ है। हमें क्या करना है, उस क्लियर आउटपुट फंक्शन को यूज करना है। तो अगर ऐसे हमें एक स्पेसिफिक मॉड्यूल में से किसी फंक्शन को उठाना हो तो उसको इंपोर्ट कैसे करा जाता है, नीचे वाली एग्जांपल में पहले करके देखते हैं। फ्रॉम IPython डॉट डिस्प्ले, इसका मतलब क्या है, IPython नाम का एक पैकेज है, उसके अंदर एक डिस्प्ले नाम का मॉड्यूल है, उसको गेट करो, ठीक है जी। उसमें से हमें क्या करना है, उसमें से इंपोर्ट करना है, हमें इंपोर्ट क्या करना है, एक क्लियर नाम का क्लियर आउटपुट नाम का फंक्शन है जिसको इंपोर्ट करना है। और ये चीज फिक्स्ड है कि उधर उसका नाम क्लियर आउटपुट ही है, तो हमें इसी नाम से उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली मैंने लाइन क्या लिखी है कि एक आई पाइथन नाम का एक्सटर्नल पैकेज है, इसके अंदर एक डिस्प्ले नाम का मॉड्यूल है, ठीक है। पैकेज मैंने आपको क्या बताया कि बहुत सारी पाइथन फाइल्स का एक कलेक्शन होता है। तो आई पाइथन नाम का एक वो पैकेज है, उसके अंदर एक डिस्प्ले नाम का मॉड्यूल है, उस डिस्प्ले मॉड्यूल के अंदर एक क्लियर आउटपुट फंक्शन पड़ा हुआ है, वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि आई नीड टू यूज इट इनसाइड माय कोड, ठीक है जी। तो मैंने इसको यूज करा। अब यहाँ पे आके इनपुट कराने के बाद मैंने इस फंक्शन को लगा दिया, और फंक्शन को लगाने का तरीका क्या होता है, फंक्शन का नाम लिखो और राउंड ब्रैकेट्स लगा दो। इसका मतलब वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन। फंक्शन कॉलिंग से क्या मतलब है, वो फंक्शन अपना काम एग्जीक्यूट करके हमें देगा जो उसको असाइन करा गया है। और क्लियर आउटपुट का क्या काम है, जो भी ऊपर आउटपुट होगी, ऊपर जो भी जितनी भी लाइन ऑफ कोड है उसमें जो भी आउटपुट जनरेट करी होगी उसको क्लियर कर देना। अब देखो ये करने के बाद क्या हो रहा है, मैंने एग्जीक्यूट कराया, मेरे पास ये पहली वाली लाइन चली, इसने मुझसे नाम पूछा, मैंने अपना नाम यहाँ पे एंटर करा। दूसरी लाइन में था क्लियर आउटपुट, इसका मतलब इससे ऊपर जो भी आउटपुट होगी उसको हमें क्या कर देना है, क्लियर कर देना है। दैट इज वाई सिर्फ और सिर्फ जो इसके नीचे का पार्ट था हमें सिर्फ और सिर्फ वो दिखाई दे रहा है,
ठीक है जी। तो ऐसे अगर मेरे पास इनपुट या कुछ भी एक्सटर्नल चीज एक्स्ट्रा चीजें हैं जो नहीं रिक्वायर्ड है, मैं कंसोल पे नहीं दिखाना चाहती हूँ, तो मैं इसको इंपोर्ट करके इस फंक्शन का यूज करके उस सबको क्या कर सकती हूँ, क्लियर कर सकती हूँ। समझ आया जी? करके देखो, ये इंपोर्ट लगा के देखो इतना हो रहा है या नहीं हो रहा। यस मैम हो गई। ठीक है जी। कर लिया जी इतना। अब इसी चीज को हम ये वाले कोड के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं ये सारा कॉपी करके दूसरे सेल में ले जाती हूँ। यहाँ पे हमें क्लियर आउटपुट कहाँ करना है, ये सारा काम करने के बाद, राइट, सारे इनपुट्स लेने के बाद मैं चाहती हूँ कि ये मेरा पूरा का पूरा जो आ रहा है ये सारा क्लियर हो जाए। तो इम्पोर्ट इम्पोर्ट हमेशा ध्यान रखना है कि हमें क्या करना होता है, इम्पोर्ट हमेशा टॉप पे ही करा जाता है। चाहे आप VS कोड में कोड करो, चाहे जुपिटर नोटबुक पे कोड करो, जो भी पैकेजेस एक्सटर्नल इम्पोर्ट करने होते हैं ना, कोड के अंदर कहीं भी चाहिए, हम उनको हमेशा टॉप पे ही इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद ये सारी की सारी इनपुट्स लेने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आउटपुट को क्लियर कर दिया। तो क्लियर आउटपुट लगाया। अब देखो इससे हमारी आउटपुट चेंज कैसे होगी। मैंने कोड एग्जीक्यूट करा, नाम पूछा उसने, रोल नंबर पूछा, ठीक है, कोर्स, डिपार्टमेंट, अमाउंट ऑफ फीस पेड। अब देखो, अब हमारे पास आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ वो लाइब्रेरी कार्ड बन के आ रहा है जितना हमें रिक्वायर्ड था। इससे पहले क्या हो रहा था कि ऊपर वाली ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ये भी आ रही थी, दैट इज व्हाई आवर आउटपुट वाज नॉट वेरी क्लियर, है ना। तो अब हमने क्या कर दिया, बस कुछ नहीं, आउटपुट को फॉर्मेट करने का तरीका है। तो हमने ऊपर वाली आउटपुट को सारी की सारी को क्लियर कर दिया ताकि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है सिर्फ और सिर्फ उतना पार्ट आ सके। ये चीज अगर किसी को समझ नहीं है या आप दोबारा पूछ सकते हो, मैं बता। अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस करा है ना, मॉड्यूल्स या इंपोर्ट करना, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खत्म हो गया है। जैसे जैसे हम आगे चीजें करते जाएंगे, जो जो मुझे लगेगा कि आज ये मॉड्यूल रिक्वायर्ड है, तब मैं ये सारी चीजें इन डेप्थ बताती जाऊंगी आपको, ठीक है। इतना कर लिया जी। अब इस चीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए क्यों ना मैं एक ऐसा सा इफेक्ट लगा दूं। अब जैसे देखो, आपने डिटेल्स एंटर करी हैं, मे बी वो फ्यू सेकंड्स का टाइम लेता है आगे कुछ भी प्रोसेसिंग करने के लिए, है ना। आपने अपनी अकाउंट डिटेल्स एंटर करी, उसने आपसे 2-1 सेकंड का टाइम लिया, देन आपको उसने आउटपुट दी, ऐसा होता है ना। ठीक है जी। तो क्यों ना अब यहाँ पे लाइब्रेरी कार्ड जनरेट हो रहा है, तो क्यों ना 2 सेकंड बाद ये चीज करें कि पहले मेरे पास एक मैसेज आए, जनरेटिंग योर लाइब्रेरी कार्ड, फिर 2 सेकंड बाद फिर हमारे पास ये लाइब्रेरी कार्ड आउटपुट में आई, है ना। ऐसा ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट लेने के बाद, सारी इनपुट लेने के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ।
ये तो हो गया। अब 2 सेकंड का टाइम कैसे देंगे? देखो, एक हमारे पास टाइम नाम का भी अलग से एक पैकेज होता है, ठीक है। 2 पैकेजेस आज मैंने आपको बताए हैं। एक पैकेज जो है वो डिस्प्ले से रिलेटेड जो चीजें हैं वो वहां पे आती हैं, उसमें उस डिस्प्ले वाले मॉड्यूल में से सिर्फ एक ही फंक्शन बताया, क्लियर आउटपुट नाम का। दूसरा ना हमारे पास एक और भी मॉड्यूल होता है टाइम नाम का। इसमें ना टाइम से रिलेटेड बहुत चीजें होती हैं, वो बहुत सारी चीजें हम आगे आगे जाके डिस्कस करते रहेंगे जिन जिन की भी रिक्वायरमेंट होती है। बट इसी मॉड्यूल का एक पार्ट होता है स्लीप फंक्शन। ये स्लीप फंक्शन के अंदर जो भी नंबर आप पास करोगे ये उतने सेकंड्स के लिए कोड को रोक देगा, कोड एग्जीक्यूशन को रोक देगा। टाइम नाम का मॉड्यूल है, ठीक है। उस टाइम नाम के मॉड्यूल के अंदर एक स्लीप नाम का फंक्शन है। ये स्लीप फंक्शन के ब्रैकेट्स में आप जितना भी नंबर पास करोगे ये उतने सेकंड्स के लिए हमारी कोड एग्जीक्यूशन को रोक देगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे उसको भी इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप, ठीक है। टाइम मॉड्यूल में से हमने एक स्लीप नाम का फंक्शन इंपोर्ट करा है। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पूरे के पूरे मॉड्यूल में से एक स्पेसिफिक ही चीज उठा रहे हैं। अभी पूरा मॉड्यूल जो है हमारा, देखो बहुत सिंपल उसमें समझते हैं। देखो क्या होता है, हमारे पास ना यहाँ पे एक स्पेसिफिक ब्रांड है, ठीक है। इस ब्रांड का मैंने सिर्फ एक, इस ब्रांड के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स क्या, कि वो क्लोथिंग भी हो सकती है, क्लोथिंग आइटम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। वो शूज भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर वो एक्सेसरीज भी हो सकते हैं कुछ, है ना। फिर वो बैग्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। तो ये ब्रांड क्या है, ये ब्रांड एक मॉड्यूल है। ब्रांड क्या है, एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के अंदर मैनी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। एक स्पेसिफिक हमारे पास मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। और जब ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स आपस में मिल जाएंगे, ये हमारे पास क्या होगा, एक पैकेज होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जब हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स रिलेटेड टू वन थिंग मिल जाएंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पैकेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आई पाइथन नाम का पैकेज था। उस पैकेज के अंदर एक डिस्प्ले नाम का मॉड्यूल था। उस डिस्प्ले में से, मतलब कि मैंने इस ब्रांड में से एक क्लोथिंग का सिर्फ एक सिंगल आइटम इंपोर्ट करा है। ये तरीका होता है उसको करने का। तो यहाँ पे टाइम नाम का पूरा मॉड्यूल है। उस टाइम मॉड्यूल में से सिर्फ एक स्लीप नाम का फंक्शन है जिसको मैं इंपोर्ट करा रही हूँ। अगर हमें एक सिंगल ही फंक्शन चाहिए होता है, हम उस सिंगल को ही इंपोर्ट कराते हैं। अगर मुझे पूरा का पूरा चाहिए होता है, पूरा टाइम, क्योंकि मुझे टाइम से रिलेटेड मल्टीपल चीजें लिखनी है, फिर हम सीधा सीधा लिखते हैं इंपोर्ट टाइम। फिर इससे क्या हो जाएगा, उस टाइम मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे आप सारे ही एक्सेस कर पाओगे। मतलब कि एक आपने पर्सनली क्या करा है, कोई प्रोडक्ट कोई इंटरनेशनल ब्रांड से खुद के लिए इंपोर्ट करा है। दूसरा तरीका क्या है कि उस ब्रांड, वो ब्रांड का पूरा आउटलेट ही आपकी सिटी में आ रहा है, तो आप जरूरी नहीं है एक सिंगल प्रोडक्ट, उसके जो क्लोथिंग के प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्सेसरीज है, कुछ भी खरीद सकते हो। तो ये वो तरीका है। पर अगर हमें क्या करना है, पूरे मॉड्यूल में से सिर्फ एक सिंगल ही फंक्शन चाहिए, तो लिखा जाता है फ्रॉम उस मॉड्यूल का नाम, उसमें से हमें कौन सा चाहिए, मुझे सिर्फ टाइम वाला फंक्शन चाहिए, तो मैंने उसको वो कर लिया। हाँ, टाइम में से मुझे सिर्फ स्लीप फंक्शन चाहिए, मैंने स्लीप को यूज कर लिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने यहाँ पे ये आके जनरेटिंग लाइब्रेरी कार्ड के बाद इसको स्लीप के अंदर 2 सेकंड्स पास कर दिए। एक मिनट, लेट मी सी इफ इट्स वर्किंग करेक्टली और नॉट। देखो, जनरेटिंग लाइब्रेरी कार्ड, 2 सेकंड का वेट हुआ, देन हमारे पास लाइब्रेरी कार्ड जनरेट हुआ। समझ आया जी? ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लॉजिक हम लगा रहे हैं, पर हम क्या डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, कैसी कैसी चीजें पाइथन में करना पॉसिबल है, वो आपको बता रही हूँ। क्लियर है जी? करो इतना।
और आप इस चीज को यहाँ पे एक बार खुद से सिंपल उस पे भी लगा के देखो, सिंपल सेल पे भी लगा के देखो। नहीं नहीं, टाइम अलग से एक मॉड्यूल है, उसको डायरेक्टली हम इंपोर्ट कर सकते हैं। करो ये नोट। तभी ये देखना सबने लोग। चला कुछ भी नहीं चला। चलता तो है सर, स्टूडेंट्स काम करते हैं रोज। क्लियर है? डन इतना? अगला क्वेश्चन आप खुद करो। क्वेश्चन समझो ध्यान से क्या है। मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को कि यार ये तो ज्यादा ही ओवर हो रहा है? लग रहा है क्या? जितना मुश्किल लगेगा उतनी आपने खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, फिर आएंगी चीजें। देखो जी, और अभी तो मैं चीजें करा रही हूँ सारी। अब तो मैंने कोई ऐसा सा बहुत आपको मुश्किल क्वेश्चन दिया ही नहीं है कि खुद ही फिगर आउट करो, मैं नहीं बताऊंगी। एक कंपनी ना क्लाउड स्टोरेज यूज करती है। क्या होती है क्लाउड स्टोरेज? ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस है कोई, जहां पे वो डेटा को स्टोर कर रहे हैं। अब ये कंपनी का क्या सिनेरियो है, अगर वो 500 GB तक यूज करते हैं, अगर मे बी वो 450 GB मंथली, 450 GB यूज कर रहे हैं, 500 यूज कर रहे हैं, 350 यूज कर रहे हैं, 220 यूज कर रहे हैं, मतलब 500 तक अगर वो, अरे यार ठीक है। अब देखो इनका क्या सिनेरियो है कि अगर ये जो स्टोरेज है 500 तक यूज कर रहे हैं, तो इनको पर जीबी चार्जेस कितने पड़ रहे हैं? ₹8। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। तो आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है, ठीक है।
अगर वो 500 जीबी तक यूज करते हैं तो उनका पर जीबी चार्ज कितना है, 8 रुपीज है। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपने उनसे पूछना है कि आप हमें बताओ कि आपने मंथली कितना यूज करा है, और उन्होंने कर दिया 450, आपको यहाँ पे टोटल बिल दिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने यूजर से एंटर करवाना है कि आपने कितनी जीबी यूज करी है इस मंथ। यूजर ने एंटर कर दिया 450, तो हमें उनका टोटल बिल बना के देना है। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 450 into 8 450 multiply 450 इंटू 8। क्यों, क्योंकि अगर 1 जीबी की 8 रुपए कीमत है, 450 की कितनी हो जाएगी, 450 मल्टीप्लाई 8, दैट विल बी 3600। 3600। ठीक है, इतना काम तो सिंपल है, हर कोई कर देगा। बट यहाँ पे आपने एक लॉजिक लगाना है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना है कि अगर तो 500 तक है तब हर जीबी का चार्ज 8 रुपीज है, बट अगर वो एक्सीड कर गया 500 से ज्यादा, सपोज 501 भी हो गया, 510 हो गया, 600 हो गया, 650 हो गया, उस केस में जो पहली 500 जीबी है उसका तो ₹8 पर जीबी ही होगा, पर बाकी की जितनी भी एक्स्ट्रा यूज हुई है, एक्स्ट्रा जितनी भी जीबी यूज हुई है उसका होगा ₹10 पर जीबी। ऐसा होता है ना इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग में। ठीक है जी, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इफ 500 जीबी तक यूज हुआ है उस केस में पर जीबी चार्जेस कितने हैं, ₹8। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि अगर टोटल जीबी यूज्ड वाज 450, उस केस में हमें उनका टोटल बिल बनाना है, दैट विल बी जीबी यूज्ड मल्टीप्लाई 8, दैट विल बी 3600। दूसरा सिनेरियो देखो, इफ इट एक्सीड्स 500 जीबी, अगर 500 जीबी से ज्यादा हो जाती है उस केस में जो पहली 500 जीबी है उसके लिए ₹8 पर यूनिट ही रहेगा, एंड जो एक्स्ट्रा जीबी यूज हुई है उस केस में ₹10 पर जीबी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं मैथमेटिकली आपको समझाती हूँ कि सपोज उन्होंने क्या करा है, उनकी इस बार की जो यूनिट्स है ना, दैट आर 650, सितंबर मंथ में 650 जीबी यूज करी उन्होंने। अब हमें इसका बिल बनाना है। इसके केस में देखो, पहली 500 तो 8 से ही मल्टीप्लाई होंगी, पहली 500 तो हमेशा 8 से ही मल्टीप्लाई होंगी, बट बाकी की जो रिमेनिंग है, अब रिमेनिंग कितनी है, 150, 150। तो वो 150 10 से मल्टीप्लाई होनी है। तो इसका मतलब इतना ही होगा क्या, इस बार बिल बनेगा 5500। कर सकते हो ये, लॉजिक तो मैंने सारा बता दिया, बस आपने कोड लिखना है इसका कि कोड कैसे करेंगे। बस देखो करना क्या है, यहाँ पे स्टेप्स लिखती हूँ। सबसे पहले यूजर से टोटल जीबी यूज्ड इनपुट कराओ। दूसरी चीज, चेक करो कि अगर आपकी जीबी एक्सीड कर रही है 500 के, तो आपने ये सारा लॉजिक इधर लगाना है, अदरवाइज आपने ये सारा लॉजिक इधर लगाना है। करो ट्राई।
पावर x 1 2 3 पावर 1 2 मैम डन। ठीक है जी, ग्रुप पे शेयर कर देना। हो गया जी, दिखाओ क्या कर रहा है। सही है, हो गया सबका। हाँ जी, आप तीनों हो गया। दिखाओ क्या कर रहा है, किसी के लैपटॉप से देख के थोड़ी ना करना है। दिखाओ क्या कर रहा है। ठीक है जी, आपने कराया। चलो ठीक है, पहले तो मैंने फॉर्मेटिंग करने को बोला था, अब तो मैंने बोलेंगे किसको सुझाव। चलो देखो जी, जिसको तो दिखा मुझे, कोई बात नहीं, मैं करवा रही हूँ। सबसे पहले हमें यूजर से पूछना है टोटल जीबी यूज्ड। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें कंडीशनल स्टेटमेंट बनानी है कि अगर इफ हमारी यूज्ड जीबी जो है वो 500 या 500 से कम है, अगर 500 या 500 से कम है तो उस केस में हमें क्या कराना है, योर टोटल बिल इज, पहले यहाँ पे बिल जनरेट कर लेते हैं, दैट विल बी जितनी भी यूज्ड जीबी होगी मल्टीप्लाई बाय 8। ऐसे ही होगा ना, अगर 500 या 500 से कम है तो हमारा बिल कैसे बनेगा, जितनी भी यहाँ पे यूजर ने इनपुट कराई है 400 200, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना। एंड फाइनली हमें यहाँ पे क्या कर देना है, उसको
प्रिंट करा देना। और अगर वो 800 से ज्यादा हुआ, उस केस में देखो हमारे पास क्या होने वाला है। उस केस में जो पहली 500 है वो तो 8 से ही मल्टीप्लाई होगी। पहली 500 को तो हमने 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। फिर हमें निकालनी है कि रिमेनिंग कितनी है। अब हो सकता है यूजर ने एंटर करा 600, 700, 800, कितना भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बना के दिया था कि हमें क्या करना है। हमें पहली 500 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसमें प्लस क्या कर देना है, रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कैसे ढूंढी जाएगी, जितनी यूज करी है माइनस उसमें से 500। दैट इज वाई हमें यहाँ पे क्या करना है कि पहली 500 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी क्या करनी है, रिमेनिंग ढूंढो। रिमेनिंग कैसे होगी, जितनी टोटल यूज करी गई है उस टोटल यूज्ड में से 500 को माइनस कर दो, फिर हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा, राइट। कि अगर 600 यूज हुई है तो ये रिमेनिंग अमाउंट 100 हो जाएगा, अगर 800 यूज हुई है तो ये रिमेनिंग अमाउंट 300 हो जाएगा। ये जितनी भी यूनिट्स हैं इन सबको हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना। यही करा था ना हमने यहाँ पे भी। देखो कि अगर 650 GB यूज हुई है तो हमें पहली 500 तो हमेशा 8 से ही मल्टीप्लाई करनी है। बाकी की जितनी रिमेनिंग है, अब रिमेनिंग कैसे पता चलती है, टोटल में से अगर 500 माइनस कर देंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही फॉर्मूला को मैंने क्या करा है, यहाँ पे यूज करा है। ठीक है, तो हमें प्रिंट कराना है। बस इतना सा काम करना था। फॉर एग्जाम्पल 400 यूज करा तो हमारा बिल 3200 आ गया, क्योंकि 400 टाइम्स 8 इज 3200। और अगर मैंने 600 यूज करा तो उस केस में हमारा बिल 5000 आ गया, क्योंकि पहले ये 4000 एंड देन 100 मल्टीप्लाई 10,000, टोटल हो गया 5000। ये काम करना था जी। ठीक है, क्लियर है। मैं क्वेश्चंस भेजूंगी, कल संडे है, जहां तक अभी हमने करा है ये नोट्स भी भेजूंगी और क्वेश्चंस भी भेजूंगी। कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी भेजूंगी, कुछ थोड़े से ऐसे से भी भेजूंगी। ठीक है, वो सबने ट्राई करनी है। क्लियर है जी। अटेंडेंस ले ये करना है, नोट तो कर लो फटाफट, फिर अटेंडेंस लगा लो। हो गया जी, लगा लो अटेंडेंस।